नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। अधिराज रात 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास पहुंच गया था। अधिराज की गाड़ी के लिए वहां का दरवाजा खुलता है और फिर अधिराज का गार्ड उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलता है। तो अधिराज के स्वागत के लिए सूर्या जी का पीए राघव वहीं मौजूद था, जो अधिराज से हाथ मिला, उससे मिलता है और फिर उसे अंदर लॉन की ओर ले आता है। मुकुल भी अधिराज के साथ था। राघव अधिराज को वहीं लॉन में बैठने का कह अंदर सूर्या जी को अधिराज के पहुंचने के बारे में बताने चला गया था। अधिराज और मुकुल वहीं बैठ गए थे और उसका गार्ड बास्केट वहीं टेबल पर रख वापस गाड़ी के पास चला जाता है कि तब तक दोनों के लिए चाय और नाश्ता भी पहुंच गया था। और उसके कुछ मिनट बाद ही मुस्कुराते हुए सूर्या जी वहां पहुंच गए थे। चेहरे पर 60 साल की उम्र में भी गजब का तेज था उनके, और जोश ऐसा जो शायद ही कभी ढले। इसलिए ही तो 15 साल से इस गद्दी को इतना बखूबी संभाल रहे थे वो। पर अधिराज और मुकुल उन्हें देखते ही खड़े हो जाते हैं, जिस पर वो उनसे थोड़ा दूर से ही अधिराज को देखते हुए बोलते हुए आ रहे थे। स्वागत है हमारे भावी युवा मुख्यमंत्री का वर्तमान मुख्यमंत्री के घर पर। वो ऐसे ही हर बार अधिराज का स्वागत करते थे, लेकिन उनकी इस बात पर अधिराज और मुकुल दोनों हंसने लगे थे। तो अधिराज उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहता है, क्या काका, आपका ये हर बार इस तरह बोलना जरूरी है क्या? तो वो पहले तो अधिराज को गर्मजोशी के साथ अपने गले लगाते हैं और फिर मुकुल के भी उनके पैर छूने पर उसके सिर पर भी हाथ रखते हुए कहते हैं, मुकुल अब तू ही बता, मैं कुछ गलत कहता हूँ? अब मेरे बाद इस गद्दी को संभालने के लिए कोई इससे बेहतरीन और उम्दा उम्मीदवार है कोई? अगर कोई है तो बता। जिस पर मुकुल भी नामे से हिला देता है। तो सूर्या जी मुस्कुराते हुए उन दोनों को बैठने का कहकर खुद भी उनके सामने बैठते हुए कहते हैं, तो पूरा दिन इसके साथ रहता है तो कुछ समझाया कर इसे कि चाहे कितनी नानुकुर कर ले, लेकिन इस बार हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा अधिराज सूर्यवंशी के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और आजकल मैंने सुना है इसका गुस्सा कुछ ज्यादा ही हावी है, लोगों को घर में घुसकर मार रहा है। बहुत शिकायतें आ रही हैं तेरे सर की। किस किस को टाइट किया इसने इस बीच? तो मुकुल तो हंसने लगा था, पर अधिराज सूर्या जी से कहता है, वाह काका, यहाँ बैठे बैठे भी हमारी हर जानकारी आपके पास है। और जब अपनी गाड़ी को बिल्कुल ठीक चलाना है तो जो नट बोल्ट निकलकर दूसरी ओर गिरना चाहते हैं तो उनको टाइट करना भी तो जरूरी है। अब अपनी गाड़ी को ठीक रखना है तो सर्विसिंग जरूरी है। हमने बस वही की है। जिस पर सूर्या जी वही टेबल पर रखी फाइल अधिराज की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, और उस सर्विसिंग का बिल मुझ तक पहुंचा है। ये शिकायतें हैं तेरी कि अधिराज सूर्यवंशी तानाशाह हो गया है, सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालकर सबको परेशान करता है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो दूसरे क्षेत्र के विकास को रोक रहा है, जिससे सिर्फ वही नंबर 1 रहे। और ये शिकायतें अधिकतर उन्होंने ही की हैं जो तुझे अपने बहुत खास लगते हैं। आज वही तेरी पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं। मुझे तुझे दिखाना जरूरी नहीं था, लेकिन जब जो लोग तेरी दोस्ती का गाना गाया करते हैं आज वही तेरी काट कर रहे हैं, तो इस बात को समझना अब ज्यादा जरूरी है तेरे लिए कि अब अपने आसपास भी किसी पर भरोसा मत करना, वरना अभी जो सिर्फ एक हादसा हुआ है वैसे ही कई साजिशें तेरे अपने ही रच तुझे बदनाम करने की योजना तैयार कर रहे हैं। विपक्ष बहुत हमलावर है इस वक्त और उन्हें जुबान इन्होंने ही दी है। अधिराज बहुत गौर से उस फाइल का एक एक पन्ना पढ़ रहा था, जिसमें उसके खिलाफ जहर उन्होंने ही उगला हुआ था, जिन्हें वो अपना दोस्त मान अपने राज्य के विकास के लिए उनको अपना सबसे बड़ा साथी समझ रहा था। अधिराज अब आखिर में वो फाइल मुकुल की ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये देखो, हम सोच रहे थे ना कि जो हम चाहते हैं वो सब ठीक होते होते कैसे खराब हो जाता है। तो उसका कारण ये अपने ही सांप हैं, जिनके साथ उनके क्षेत्र की इंफॉर्मेशन शेयर करते ही वो लीक हो जाती थी और हमारे हाथ कुछ लग ही नहीं पाता था। ये पूरा खेल तो अंदर ही खेला जा रहा है, अंदर के साथ साथ बहुत गहराई से खेला जा रहा है। मुझे पता था कि तू मौली की शादी का कार्ड देने खुद आएगा, इसलिए तुझे खुद नहीं बुलाया, क्योंकि किसी को कोई कानाफूसी का मौका नहीं देना चाहता था मैं। सबको पता है कि ये मेरा अपनी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आखिरी कार्यकाल है और उसके बाद तू पार्टी की पहली पसंद है। और तुझे उम्मीदवार बनाने पर कईयों को ऐतराज है। वजह वही है कि तू कैसा है ये सब जानते हैं। तू हर काम की बारीकी देखता है। अब वो सर्वे ही देख ले,
जो गांव गांव जाकर हमने करवाया था, और तेरे सुझाव पर उसकी रिपोर्ट हमने मांगी थी, तो वो रिपोर्ट तेरे पास भी पहुंची है। कोई सच है उसमें? ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अगर ये सर्वे बिल्कुल जैसे हमने चाहा था उसी तरह होता, तो आज जो छोटे छोटे गांवों में छुप छुपाकर जो गलत काम और लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो सामने आते, लोगों का भरोसा जीता जाता, तो वो अपने लिए खड़े होने आगे आते। लेकिन उन्हें रोकने का प्रयास तो हो ही नहीं रहा है, और विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है, जिस पर सबसे बड़ा मुद्दा वो बृजमोहन खड़ा कर रहा है। देखे हैं हमने उसके तेवर, बस किसी भी कीमत पर वो अपने बेटे को गद्दी दिलाना चाहता है, और हमारे अपने ही कुछ लोग उसके साथ खड़े भी हो रहे हैं। काका, हमारे ही विधायक उसे हमसे मिलाने ला रहे हैं कि हम उसकी मदद करें उसके बेटे की राजनीति में पैर जमाने में। पैसा, शराब और गलत लत लोगों को देकर ये अपना काम निकलवाना चाह रहे हैं, और कुछ अपने ही लोग इनका साथ भी दे रहे हैं। साथ की तो बात दूसरी है अधिराज, हमारे यहाँ रहकर उनके खेमे में बैठे हैं कई तो। यहाँ तक कि अपने बेटे को मुझसे वो राजनीति की शिक्षा दिलाना चाहता था। करोड़ों रुपए ऑफर कर रहा था मुझे कि मैं उसके बेटे को हमारी पार्टी ज्वाइन करा लूं, और मैं उसे अपना शागिर्द बना तुझे छोड़ अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम उसके बेटे को चुने। और अवध से बात हुई तेरी कि बृजमोहन ने जय को फोन किया था। उसे पता चल गया है कि जय वापस इंडिया आ रहा है, और वो यहाँ आया तो तेरी शक्ति बढ़ेगी। इसलिए जय को फोन कर वो उसे भी मनाना चाह रहा था कि वो उसके बेटे को अपने साथ लेकर कोई बिजनेस शुरू करे, उसका साथ दे, वो भी लोगों के अच्छे के लिए। जो खुद साफ बन लोगों को डसता रहा है, आज वो सन्यासी बनकर लोगों के भले की बात कर रहा है। तो उससे बड़ा खतरा समाज के लिए कोई है ही नहीं, और वो भी उससे ज्यादा बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि अपना जहर वो मीठा कर उगल रहा है, जिससे बुरी तरह छटपटा भी रहा है वो। और जब यहाँ बात नहीं बनी, उसकी दाल हर हथकंडे आजमा कर यहाँ नहीं गली, तो उसने विपक्ष का सहारा लेना शुरू किया, और फिर वही साम दाम दंड भेद सब अपनाकर वो अपनी जिद को पूरा करने पर तुला है। जब समझाकर बात नहीं बनी, तो अब दाम का इस्तेमाल कर रहा है वो अपनी साख जमाने के लिए, और कुछ अपना ही जमीर बेच उसके प्रलोभनों में फंस रहे हैं। कोई बात नहीं काका, ये हमारे लिए ही अच्छा है जो हमें पहले ही पता चल गया कि कौन है वो लोग जो कभी भी पलट हमें ही डस सकते हैं, और जो प्रलोभनों में आ गया वो सेवा कर ही नहीं सकता। और दादा साहब हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी सिर्फ लोगों की सेवा के लिए है। अगर उन्होंने हमें अपना प्रतिनिधि बनाया है कि उनका हम ऐसा प्रतिनिधित्व करें कि अगर हमारे पास प्रचार का भी समय ना हो तो वही हमारे लिए सबसे बड़े प्रचारक बने। जो जाना चाहते हैं उन्हें रोकना व्यर्थ है, लेकिन जो पीठ पर वार करे उसके जाने का तो पता नहीं, लेकिन उसे ऐसा सबक जरूर दिया जाए कि उसे ये पता चल जाए कि हम उससे नहीं हैं, बल्कि वो हमारे साथ से है। और अब शायद ये सबको बताने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये लोग लोगों के साथ साथ उनके विश्वास के साथ खेल रहे हैं, और अब इन्हें रोकना जरूरी हो गया है। कि तभी उन फाइल्स में रखे लेटर्स को पढ़ते पढ़ते अब अचानक मुकुल बीच में कहता है, सर ये सिर्फ आपके खिलाफ आपकी शिकायत में लिखे लेटर नहीं है, बल्कि ये काफी सोच समझकर बनाया प्लान है। आप खुद देखिए, हर लेटर में एक ही बात कॉमन है कि यहाँ सिर्फ आपके बारे में गलत ही नहीं लिखा है, बल्कि इस तरह लिखा है कि जब सीएम कैंडिडेट के लिए आपका नाम दिया जाए तो ये सवाल उठ सके कि आप इसके लायक नहीं हो, क्योंकि आप खुद की पार्टी के सदस्यों को जोड़ नहीं पाए तो सीएम की कुर्सी कैसे संभालेंगे, और आपके साथ से कोई खुश नहीं, इसलिए आप कैंडिडेट नहीं बन पाएंगे सीएम पद के। क्योंकि इसमें कोई बाहरी शिकायतें नहीं है, बल्कि अंदरूनी शिकायतें हैं। जैसे आपका स्वभाव कठोर है, आप पार्टी के अध्यक्ष को सम्मान नहीं देते, बल्कि खुद के दादाजी की पार्टी होने का गुरूर जताते हो, विधायकों के कामों में दखल अंदाजी करते हो, किसे किस तरह काम करना चाहिए और सिर्फ आपकी ही कही योजनाओं पर काम हो, इस बात का आप सभी पर दबाव बनाते हैं। और ये सभी शिकायतें सूर्या सर को भेजी गई हैं, न कि अवध सर को, क्योंकि टिकट तो आपको पार्टी देगी, और जब टिकट पर आपका नाम होगा तो ये मुद्दा उठाया जाएगा कि आपसे पार्टी के विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता खुश नहीं हैं, और उनके पास सूर्या सर का सपोर्ट होगा कि उन्होंने आपकी शिकायत की थी उनसे, और अगर वो अवध सर से बात नहीं करते या उनका साथ नहीं देते तो सूर्या सर को बदनाम किया जाएगा, जो आप नहीं सह पाएंगे, और आप खुद टिकट छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। यानी सिर्फ इन लेटर्स का मकसद अंदरूनी तौर पर आपको बदनाम करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहरी मुद्दों पर तो वो आपको छू भी नहीं सकते। तो इस तरह आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है सर, वो भी इतनी डीपली। पर मुकुल के ये कहते ही सूर्या जी ठाका मारकर हंसने लगते हैं, और फिर मुकुल से कहते हैं,
वाह, इसके साथ रहकर तू भी इसी की तरह सोचने भी लगा। अपने रंग में ढाल दिया है इसने तुझे भी। तूने बिल्कुल सही कहा। जानकर मुझे भेजा गया कि मैं अवध से इस बारे में बात करूं, और मैं नहीं करूंगा तो बाद में मुझ पर दबाव होगा कि मैंने कुछ क्यों नहीं कहा। जब मेरे साथी शिकायत कर रहे थे तो मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया कि अधिराज के साथ राजनीति खेल रहे हैं, कि राज भी अपना रहे और उनकी नीति पर कोई सवाल भी ना उठे, वो भी वो नीतियां जो सिर्फ कागजों में है। धरातल पर तो वो कब नजर आएंगी कोई नहीं जानता। कई गांव ऐसे हैं कि जिनको इस तरह बर्बाद किया जा रहा है कि अगली बार क्या कहकर वहां वोट मांगा जाएगा, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा। अंदर से खोखला किया जा रहा है उन्हें, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई सबूत नहीं, तो प्रशासन किस तरह कुछ करे। कुछ अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि लोगों का दुख दर्द उन्हें नजर ही नहीं आ रहा। पर अब तक शांत बैठा अधिराज सूर्या जी से कहता है, अब नजर आएगा काका, इन्होंने शिकायतें की हैं, अच्छी बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। यहाँ सबको अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन जिस जनता ने इनको अपना प्यार और सम्मान दिया, उनके साथ खिलवाड़ ये हमारे लिए पाप समान है, और पापी दंड का अधिकारी है। हमें सीएम पद की कोई लालसा नहीं है। हमारा उद्देश्य अपने राज्य को विकसित कर अपने देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना है। लेकिन अगर इसके बीच कोई आ रहा है तो वो हमारे लिए तकलीफ का कारण है। ठीक है, अब अगर शिकायतें आई हैं कि हम अपना रौब दिखाते हैं, किसी की नहीं सुनते, पार्टी अध्यक्ष की ना सुन सबसे हिसाब मांगते हैं, तो अब ये हम हकीकत में जैसी शिकायतें हैं उसी तरह करेंगे। जब बुरा कहा है तो बुरा बनने में कोई परेशानी हमें महसूस नहीं होती। अगर घमंड में चूर किसी दूसरे के अपनी भरी जेब से ये लोगों को परेशान करेंगे तो हम इनके सीने पर पांव रख इनकी सांस रोक देंगे, जैसे इनके नए बाप की रोकी है। अभी अधिराज है क्या, शायद ये बात समझ नहीं पाए हैं ये लोग, पर अब बताने का वक्त आ गया है कि बाप कौन है। अगर इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए तो सत्ता छोड़नी होगी, क्योंकि सत्ता किसी को खैरात में नहीं बंटती। लोगों का विश्वास है जो उन्होंने हम पर किया है, और वो विश्वास हमारे रहते तो खत्म नहीं होगा। जो हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं, असली राजनीति खेली कैसी जाती है ये हम इन्हें बताएंगे। दाम से बिकने वालों को अब दंड से समझाने का वक्त करीब है। अब हलचल होगी जिससे अब या तो काम कायदे से होगा और सिर्फ फायदा देखने वाले बाहर का रास्ता देखेंगे। तू समझदार है, जो करेगा सोच समझ कर करेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि हलचल बढ़ते ही जो घात लगाए बैठे हैं वो वार करने से पहले सोचते नहीं है। और तू तो वैसे भी सबकी आंखों की किरकिरी बन रहा है, तो अपना भी ध्यान रखना। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं, बस अपना सोच, दूसरे को कुचल आगे बढ़ना फितरत है लोगों की। अब तेरे लिए तो कई घात लगाए बैठे हैं, तो जो भी करना अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना। बाकी मैं तो हर कदम तेरे साथ हूँ। अपने बेटे से ज्यादा भरोसा है मुझे तुझ पर, और चिंता भी रहती है तेरी, क्योंकि दुश्मन ज्यादा खड़े कर ली हैं तूने अपने चारों ओर, जो बस तेरे ही खिलाफ जाल बुनने का काम कर रहे हैं। तो ख्याल रखना। सूर्या जी अधिराज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तो अधिराज सिर्फ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। अच्छा, बहुत बातें हो गई, तेरी काकी ने खाना लगवा दिया होगा, तो पहले खाना खा लेते हैं, बाकी उसके बाद बातें जारी रखेंगे। आज इतने वक्त बाद आया है तू, तो आज तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज यहीं रुकेगा तू, तो चल पहले खाना खाते हैं। मुकुल चल, काकी इंतजार कर रही है। अगर अंदर खाना लग गया होगा और हम नहीं पहुंचे तो मैं सारा इल्जाम तुम दोनों पर लगा दूंगा कि तुम दोनों ने ही मुझे बातों में लगाया था। सूर्य जी हंसते हुए कहते हैं, तो अधिराज और मुकुल भी हंसने लगते हैं, और फिर दोनों उनके साथ अंदर की ओर चले जाते हैं। अंदर आकर अधिराज और मुकुल सूर्या जी की पत्नी प्रतिभा जी से भी मिलते हैं, और वो भी उनसे मिल बहुत खुश थी। प्रतिभा जी अधिराज से घर पर सबके बारे में पूछती है, और फिर सभी साथ में खाना खाने लगते हैं। सूर्या जी की छोटी बेटी पूर्वा भी तब तक घर लौट आई थी, और अधिराज और मुकुल को आया देख वो भी उनसे मिलती है। पूर्वा जल्दी से चेंज कर डाइनिंग एरिया में आ गई थी, और फिर सब खाना खाते हुए आपस में खूब बातें कर रहे थे, कुछ पुरानी कुछ नई, क्योंकि आज कई महीनों बाद बातें हो रही थी जो आज लंबी चलने वाली थी। कल रात अधिराज और मुकुल वहीं रुक अगली सुबह उदयपुर के लिए वापस निकल गए थे। अधिराज सूर्या जी, प्रतिभा जी और पूर्वा को मौलिक का शादी का आमंत्रण तो कल ही दे चुका था, पर जाते जाते भी वो उन्हें मौलिक की शादी में मौलिक को अपना आशीर्वाद देने उनको जरूर पहुंचने के लिए कहता है। तो वो भी उससे शादी में पहुंचने का वादा करते हैं, जिसके बाद अधिराज और मुकुल वहां से निकल जाते हैं। शाम के 5:30 बज रहे थे। त्रिशा जानती थी कि अधिराज लौट आया होगा। कल से वो उससे मिली नहीं थी, तो आज वो मिलना चाहती थी उससे। त्रिशा सीधा हवेली पहुंच गई थी, क्योंकि उसने पहले ही भूमि जी से फोन करके पूछ लिया था कि अधिराज उदयपुर वापस आ गया है या नहीं, और इस वक्त वो कहाँ है। पर भूमि जी ने उसे बता दिया था कि अधिराज घर पर ही है, तो इसलिए वो सीधा वहीं आ गई थी।
त्रिशा अंदर की ओर आती है तो आज उसे बैठक में कोई नजर नहीं आता। बस फिर क्या था, वो सीधा अधिराज के कमरे की ओर चली जाती है, जहाँ उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ ही था और अंदर कमरे में अधिराज किसी से फोन पर बात कर रहा था। तो क्या था, त्रिशा जल्दी से अधिराज के पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, फोन पर अपनी बात जारी रखता है और बात खत्म कर फोन अपनी कुर्ते की जेब में डालता है कि तभी वैसे ही त्रिशा उसे पीछे से गले लगाए हुए कहती है, तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकते थे ना अधिराज, मैं भी सूर्य काका से मिल लेती और पूर्वा से भी मिले कितना वक्त हो गया, और साथ साथ हम भी अकेले में थोड़ा वक्त बिता लेते, लेकिन तुम अकेले ही चले गए। जिस पर अधिराज त्रिशा के हाथ अपने सीने से हटाते हुए उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, क्यों, ऐसा भी क्या स्पेशल था सूर्य काका के यहाँ जो वहां जाने के लिए तुम इतनी बेताब थी? कुछ खास मकसद था क्या वहां जाने का? जिस पर त्रिशा मुस्कुराते हुए अधिराज के थोड़ा करीब आकर उसका हाथ पकड़ अपनी कमर पर रख अपनी बाहों को उसके गले में डाल उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मकसद तो सिर्फ एक ही था, तुम्हारा साथ जो कहीं छूट गया है उसे पाने की हसरत थी। कुछ वक्त अपने प्यार की बाहों में खोकर उसके करीब आने की हसरत थी, बस उसे पाने की हसरत थी। त्रिशा मुस्कुराते हुए ही उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहती है। तो अधिराज बस बहुत गौर से उसे देख रहा था। अधिराज कुछ नहीं कहता तो त्रिशा मुस्कुराते हुए ही अपने होठों को अधिराज के होठों के करीब लाने की कोशिश करती है कि तभी अब अधिराज उससे कहता है, प्यार से ज्यादा तो हमें इस जिस्म की हसरत नजर आ रही है हमें तुम्हारी आंखों में। लेकिन अधिराज के इतना कहते ही त्रिशा गुस्से से लाल हो गई थी और वो झटके से उससे दूर होकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? पागल हो गए हो क्या, या पीकर बैठे हो जो अनाप शनाप बड़बड़ाए जा रहे हो? अगर अभी किसी और ने ये बात कही होती ना तो उसको अपने सामने खड़े होने लायक न छोड़ती मैं, इसलिए अपनी हद में रहकर बात करो अधिराज। ओह, ये हद का ज्ञान तुम दे रही हो? यह हद क्या होती है ये हम बताएं। बिना नॉक किए तुम हमारे कमरे में आई, पीछे से आकर तुम हमारे गले लगी, करीब तुम हमारे आई और हद का ज्ञान हमें ही दे रही हो। कोई रिश्ता है अभी हमारे बीच ऐसा जो हम एक साथ इतने करीब आ सके? एक दोस्ती हुआ करती थी जो शायद अगर तुम्हारी ओर से भी कोशिश होती तो प्यार में बदल जाती, लेकिन अभी तो दोस्ती ही अधर्म में है। तो प्यार वो क्या है, हम तो उसे जानते ही नहीं, तो किस हक से हमारे इतना करीब आने की कोशिश कर रही हो? क्या मतलब है इसका? अगर इसे प्यार कहा तो हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, क्योंकि प्यार में भावनाएं होती हैं जो खींचती हैं एक दूसरे की ओर। जबरदस्ती कोई प्यार नहीं होता। और अभी प्यार तो छोड़ो, पहले दोस्ती को जिंदा करने की कोशिश करो। अगर आज के बाद दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा भी तो हम खुद नहीं जानते कि हम क्या कर बैठेंगे। अधिराज को त्रिशा की इस हरकत पर गुस्सा आया था, क्योंकि अभी उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जो वो एक दूसरे के इतना करीब आ पाते, और बिना रिश्ते के कोई संबंध पाप था उसके लिए। त्रिशा समझ रही थी कि उसने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया, तो वो अधिराज का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अधिराज आई एम सॉरी। वो पता नहीं क्यों और कैसे मैं वो सब कर गई। तुम्हारे करीब आकर तो मैं वैसे ही सब भूल जाती हूँ और बस अपने प्यार की खुमारी में कुछ ज्यादा ही बहक गई। आई एम सॉरी। अधिराज अभी भी उसे बस गौर से देखते हुए कहता है, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, तुम वक्त बिता रही हो हमारे साथ, हमें अपना वक्त दे रही हो, लेकिन एक बात हम नहीं समझ पा रहे कि ये बिजनेस माइंडेड त्रिशा राजपूत हमारे ऊपर अपना वक्त क्यों इन्वेस्ट कर रही है? क्योंकि बेवजह तो तुम कुछ नहीं करती, तो यहाँ क्या वजह है कि जो कुछ दिनों में इतना बदल गई तुम? वैसे तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है पूर्वा ने हमारे हाथ, देखना चाहोगी? क्योंकि बेवजह तो तुम कभी कुछ करती ही नहीं। इतना कह अधिराज अपने बेड के पास टेबल पर रखी एक काले रंग की फाइल त्रिशा के हाथ में रखते हुए कहता है, सूर्या काका के यहाँ जाने का असली मकसद तो हमारे साथ से ज्यादा शायद ये था। क्यों त्रिशा, हम सही कह रहे हैं ना? काका से मिल लेती, पूर्वा से मिल लेती, क्यों इसी वक्त? क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी की डीन को मिलने वाले अवार्ड का नॉमिनेशन तो इसी बीच फाइल करना है ना, तो रिकमेंडेशन बड़ी होगी तो त्रिशा जी को एक और अवार्ड मिल जाएगा, तो अपने पापा के रिकमेंडेशन लेटर के साथ साथ सीएम का भी मिल जाए तो अवार्ड काफी हद तक पक्का हो जाता है। पिछले हफ्ते पूर्वा को अपनी बातों से कन्विंस कर कि तुम ही इस अवार्ड के लिए बेस्ट हो, और अगर ये अवार्ड तुम्हें मिला तो यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा है, उसके जीजू के लिए अच्छा है, और ये फाइल पहुंच गई सीएम हाउस। हर बार क्या यही पैतरे आजमाती हो अपने काम निकलवाने के लिए, या इससे भी बड़ा कुछ किया है?
और अवध काका से कैसे साइन करवाए तुमने? उन्हें किस तरह उतारा तुमने शीशे में? और अधिराज के इतना कहते ही त्रिशा उस फाइल को गुस्से से जमीन पर पटकते हुए कहती है, इनफ अधिराज, अब बस बहुत हुआ। एक बात तुम भी कान खुलकर सुन लो, मैं बेस्ट थी, बेस्ट हूँ और बेस्ट रहूंगी। किसी के रिकमेंडेशन से मुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं और ना मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस पसंद है। मुझे जो पाना होता है वो मैं डंके की चोट पर पाती हूँ और मेरे और पूर्वा के बीच इसे लेकर सिर्फ बात हुई थी और वो मेरा पर्सनल मैटर है जिसको बीच में लाने का कोई हक नहीं तुम्हें। और तुम कौन सा दूध के धुले हो? तुम दादा सा से फेवर नहीं मांगते, अपने बापू सा से कभी कोई मदद नहीं लेते, तो तुम करो तो सब ठीक, मैंने कुछ कर दिया तो मैं गलत? तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या अधिराज? हमारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी हरकतें ठीक कर लो, वरना हमें कुछ करना पड़ा तो ये बेस्ट होने की अकड़ जमीन पर पड़ी होगी। और क्या कहा तुमने? हम अपने दादा सा की मदद लेते हैं, अपने बापू सा की मदद लेते हैं, तो फिर भी तुम पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने अपने पापा से मदद ली? तो हमारे बापू सा और दादा सा ना तो किसी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं और ना ही किसी सीएम की कुर्सी पर। मदद लो, जितना हो उतना मदद लो, अपने पापा पर ये हक है वो तुम्हारा। पर जब उनके नाम के साथ हमारी पार्टी का नाम जुड़ता है, हमारी पार्टी के नाम की मोहर लगती है उनके नाम के साथ, हमारी पार्टी का पार्टी अध्यक्ष होना जुड़ता है, तब वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं रहते। तो क्यों उनके नाम के रिकमेंडेशन लेटर पर हमारी पार्टी का नाम जुड़ा है? क्यों पार्टी के लेटर पैड पर रिकमेंडेशन लेटर है? सूर्या काका से सीएम के तौर पर क्यों लेटर लिया तुमने उनके लेटर पैड पर? क्योंकि जिस पर उनका नाम मुख्यमंत्री सूर्य प्रताप राठौर है, वो लेटर चाहिए था तुम्हें। बिना किसी पावर के एक बेटी के बाप और एक लड़के के ससुर से अपनी खूबियां क्यों नहीं लिखवाई? पावर के बिना रिकमेंडेशन लेटर लेती, पर नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था और ये जो इस फाइल में है वो कंफर्मेशन है। अगर कुछ चाहती हो तो वो अपने बूते, अपने काम को सामने रख कर पाओ। किसी के कंधे पर चढ़कर सक्सेस पाने से कोई बेस्ट नहीं बनता। खुद कुछ करो। अवध काका और जय तक ये बात नहीं पहुंचने देंगे हम, क्योंकि वो नहीं सह पाएंगे अपनी बेस्ट और लायक बेटी की ये काली करतूत। और अब ये देख, हम बहुत सतर्क हैं। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो ये फाइल तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि अवध काका के हाथ में देंगे, फिर उनकी बेटी, उनका फैसला। याद रखना हमारी ये बात। अधिराज वो फाइल अब जमीन से उठा त्रिशा के हाथ में रखते हुए कहता है, हर बात पर सिर्फ अपना फायदा किस तरह निकालना है ये आदत छोड़ दो, वरना ये जो दोस्ती को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, वो भी खत्म हो जाएगी। पर त्रिशा सिर्फ गुस्से से कांप रही थी। अभी वो कुछ कहती तो नहीं अधिराज को, बस अपने हाथ में पकड़ी फाइल सीधा डस्टबिन में डाल वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अधिराज इससे समझ रहा था कि उसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं था कि जो उसने किया अगर उसके पापा और भाई के सामने आता तो उन पर क्या बीतती। पर अब आगे शायद वो कुछ ऐसा ना करे, यही वो उम्मीद कर रहा था त्रिशा से।